नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th की इतिहास की पुस्तक का प्रथम चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो तृतीय स्टेट है उसमें से एक मध्यम वर्ग जो शिक्षित भी है और संपन्न भी है उभर के सामने आया और वह तृतीय स्टेट को जागरूक करता है उनके अधिकारों के प्रति और बताता है कि ये जो समाज में व्यवस्था फैली हुई है, तृतीय स्टेट को सभी प्रकार के कर देने होते हैं, जबकि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट साधन संपन्न होते हुए भी किसी प्रकार का कर नहीं देता है। तो ये तो अव्यवस्था जो समाज में है ऐसी नहीं होनी चाहिए, सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए। और इसी दौरान राजा की स्थिति जो आप देख रहे होंगे, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, नए कर इम्प्लीमेंट करता है, नए कर लगाने की घोषणा करता है। तो उसके बाद आगे क्या होता है आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रांस में सम्राट कोई भी नया कर लागू करने के लिए स्वतंत्र नहीं था, उसे स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी। और स्टेट्स जनरल जो है वो एक राजनीतिक संस्था थी जो कोई भी नए कर लगाने से पहले राजा को या सम्राट को उससे अनुमोदन लेना होता था। अब सम्राट यहाँ पे फिर नए कर लागू करने जा रहा है तो वह असेंबली की मीटिंग बुलाता है। असेंबली जो है ये अपने स्टेट्स जनरल की जो मीटिंग है ये कब बुलानी है ये राजा तय करता था, लेकिन इसका जो निर्णय है राजा पे बाध्यकारी नहीं हुआ करता था। और इसके अंतिम जो मीटिंग बुलाई गई 1614 ईस्वी में बुलाई गई। अब राजा को नए कर लगाने के लिए स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाता है और उसने तय किया कि 5 मई 1789 को यह मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। तीनों स्टेट्स के 300 प्रतिनिधि, 300 प्रतिनिधि प्रथम स्टेट के, द्वितीय स्टेट के 300 प्रतिनिधि और यहाँ पे 600 प्रतिनिधि तृतीय स्टेट के इसमें भाग लेने के लिए जाते हैं। और होस्ट करने के लिए राज सम्राट एक बहुत बड़ा हॉल सजाता है। उसमें यहाँ पर आगे की पंक्ति में 300 प्रथम स्टेट के प्रतिनिधियों को बिठाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ सामने की तरफ द्वितीय स्टेट के जो 300 प्रतिनिधि है वो बैठ जाते हैं, लेकिन जो तृतीय स्टेट के जो प्रतिनिधि है 600 जो शिक्षित वर्ग भी है इन दोनों की अपेक्षा, उनको यहाँ पे पीछे की तरफ खड़ा कर देता है। मीटिंग शुरू होती है। उसमें इसकी एक विशेषता बताता हूँ। इस स्टेट्स जनरल की मीटिंग के अंदर प्रतिनिधि तो 300 और 600 आए हैं तीनों स्टेट्स के, लेकिन जो वोट देने का जो नियम है वो ये है कि प्रत्येक वर्ग जो है, एक स्टेट्स जो है एक ही वोट डालेगा। मतलब टोटल 3 वोट डालने हैं, एक प्रथम स्टेट का, एक द्वितीय स्टेट का और एक तीसरे स्टेट का। तो नेचुरल है प्रथम 2 साथ एक तरफ वोट देंगे, तीसरा एक हमेशा विजय उनकी होनी है। इस बार तृतीय स्टेट कहता है कि ये न्याय संगत नहीं है। तो क्या होना चाहिए, बोला प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और जो स्टेट्स जनरल जो है इसकी मीटिंग में जो निर्णय किया जाए वो राजा पे बाध्यकारी भी होना चाहिए। सम्राट इस बात को नहीं मानता है और जब सम्राट इस बात को नहीं मानता है तो यहाँ पे जो तृतीय स्टेट के जो लोग हैं ये इस मीटिंग का बहिष्कार करते हुए इससे बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद में स्टेट्स जनरल के जो तृतीय स्टेट के जो प्रतिनिधि हैं अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में सोचते हैं, विचार करते हैं। और इन्होंने विचार किया कि 20 जून 1789 को इसी हॉल में हम दोबारा से मीटिंग की रखेंगे जिसमें सभी लोग आएंगे। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आता, सिर्फ आते कौन है, तृतीय स्टेट के। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो इस हॉल के ताला लगा हुआ मिलता है और सम्राट ने अपने सैनिक यहाँ पे बिठा रखे थे। मीटिंग कहाँ पे आयोजित की जाए, इसलिए इस हॉल के सामने ही एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे जाके वो एकत्रित हो जाते हैं और एक प्रतिज्ञा करते हैं जिसको टेनिस कोर्ट के शपथ के नाम से जाना जाता है। टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। ये तय करते हैं कि हम नेशनल असेंबली हैं और हम जब तक भंग नहीं होगी हमारी असेंबली, जब तक सम्राट को एक नियंत्रित करने वाला संविधान हम देश को नहीं देते हैं तब तक हमारी असेंबली भंग नहीं होगी। इसके जो लीडर थे उसमें जो 2 प्रमुख थे, एक है मिराबेau
और दूसरा है आबेसी, इनके बारे में जान लेते हैं। मिराबेओ जो है वो जन्म का जो इसका हुआ वो है कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। हालांकि यह द्वितीय स्टेट में था, लेकिन उसके बावजूद भी यह इस व्यवस्था को सही नहीं मानता। ये चाहता है कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये अव्यवस्था जो समाज में है ऐसी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा आबेसिए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका मतलब पंपलेट छपवाए थे और लोगों को ये जागरूक कर रहे थे। ये जो उनके नेता हैं प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के होते हुए भी तृतीय स्टेट का सहयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अन्याय हो रहा था ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अब नेशनल असेंबली अपने टेनिस कोर्ट की शपथ ले चुकी होती है, संविधान निर्माण में जुट जाती है और इधर सम्राट और जनता। सम्राट क्या करता है? चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, फसल बर्बाद हो चुकी है और रोटी के जो ब्रेड है, जो रोटी है वहाँ की पाव रोटी है, उसके जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं। दूसरा सम्राट ने क्या किया? इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए शहर में सेना भेजता है। और आपने देखा होगा प्रथम वीडियो में 14 जुलाई 1789 को जो बास्तिल के किले की जो घटना घटती है वो इसी दौरान घटती है। इसके बाद सम्राट को एक बात तो समझ में आ गया कि इस जो जनता ने जो जागरूक हो गई है इसके सामने मेरी एक भी नहीं चलने वाली है। इसलिए वह अंत में क्या करता है? इस नेशनल असेंबली की बातें को स्वीकार कर लेता है और ये मान लेता है कि बिल्कुल राजा को नियंत्रित करने के लिए एक संविधान होना चाहिए। और 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या किया? करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था है उसके उन्मूलन का आदेश पारित कर देती है। इतना होने के बाद में और इनके जितने भी विशेषाधिकार हैं वो समाप्त कर दिए, धार्मिक कर समाप्त कर दिए, चर्च की जो स्वामित्व वाली भूमि है वह राज्य के अधिकार में आ जाती है और इस तरीके से लगभग 20 लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ जाती है। इतना होने के बाद भी सम्राट ये नहीं चाहता कि मुझ पर कोई नियंत्रण करे, मतलब वह नहीं चाहता कि संविधान इस तरीके से बने। और जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग भी जनता से डर चुके हैं, वह भी वहाँ पे छोड़कर दूसरे अन्य स्टेट्स में जाने लग गए हैं। इस तरीके से चारों तरफ डर का माहौल है, आतंक का माहौल है। इसके बाद आगे क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।